कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जितने लोग आर्मी के ऑफिसर्स थे, जीवन पर्यंत केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ और उससे भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा में आर्मी कैंटोनमेंट में रिहायश दे करके उन्हें रखा गया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बताया जाता है। एक पर तो लंदन में भी हमला हो गया था, वो अपना इलाज करा रहे थे। तो अब इस देश में राजनीति में जो विमर्श का स्तर घटता जा रहा है, और सतीश के सिंह जी कह रहे हैं कि लोग अब विपक्षी को दुश्मन मान रहे हैं, तो क्या ये परिस्थिति आपको नजर नहीं आती कि भविष्य में रिटायर होने के बाद या सर्विस पीरियड से ही ईडी के अधिकारियों को भी Z+ में पूरे जीवन पर्यंत के लिए रखना पड़ जाए? तो साफ साफ पूछ रहा हूं, क्योंकि देश में अब टॉलरेंस कम होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जांच करने वाली अधिकारियों, जब तक कि उसने कोई उत्पीड़न वैसा न किया हो या सजा देने वाले जज पर आमतौर पर हमले अभी तक हुए नहीं कभी। और कभी आपको हजारों लाखों में एक आध केस मिलेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक अलग चीज था, जनरल वैद्या की भी हत्या हो गई थी, वो एक अलग चीज थी, वो एक भावना का फ्रेंड मामला था। लेकिन कानूनी मामलों में अभी तक तो ऐसा देखा नहीं गया है कि फांसी देने वाले, सजा देने वाले को जज वो पैदल जाते अपने घर, अदालत से निकल करके उन पर कोई हमला नहीं करता है। न उस दरोगा को ही कोई हमला करता है जब तक कि एनकाउंटर आमने सामने ना हो रहा हो, जिसने उसको गिरफ्तार किया केस कर रहा हो, वहां तो नहीं होता। और इस मामले में तो सारे लोग जानते हैं कि ईडी कुछ नहीं, कठपुतली है सरकार की। सरकार जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रही है। जबकि ईडी का जो रिकॉर्ड है, मुझे लगता है शायद 2 या 3% का है। जितने केस 0.4%, 0.4%, 1% भी नहीं है, 0.4% है। तब तो फिर और महान पार्टी है, फिर तो और भी महान संस्था है ये। सीबीआई भी इसी तरह की संस्था है, और उसी कांड में आपने बहुत सारे कांडों में सीबीआई का रोल भी देखा आपने कि तमाम विवेचना के बाद क्या चीजें निकली। ये दरअसल पतन का दौर है। मुझे कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि मैंने 2013 से लिखना शुरू कर दिया था, जब ये लग रहा था कि अच्छे दिन गुजरात मॉडल आने वाला है, तो आगाह करने के लिए लिखना शुरू कर दिया था कि जो लोग आ रहे हैं इनसे सावधान रहिए। ये अगर आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा होगा, ये आएंगे तो मीडिया समाप्त हो जाएगा या गुलाम हो जाएगा, लिखने पढ़ने वाले लोगों को या तो सजा मिलेगी या गुलामी करनी पड़ेगी, शिक्षा ये कब्जा कर लेंगे, शिक्षा को बर्बाद कर देंगे, और विपक्षी दलों को वही बड़ा खतरा इनके आने पर आएगा। और मैं हमेशा फांसीवाद और नाजीवाद शब्द का इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि इनका मूल चरित्र, मूल भावना मैं जानता हूँ, मूल इरादा भी जानता हूँ। इनके तमाम लोगों से परिचय है। अभी परसों हम शाम को कुछ लोगों के साथ थे जो इनके बड़े करीबी हैं, और टॉप मोस्ट आरएसएस और बीजेपी दोनों में टॉप मोस्ट लोगों के साथ उठते बैठते हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई साहब, इस बार तो 400 से ज्यादा सीट किसी भी हालत में जीतना है। मतलब 400 से ज्यादा सीट जीत सकते हैं और किसी भी हालत में जीतना है, ये डायलॉग अपने आप में खतरनाक है। दूसरे सर्वोच्च पद से आपने वो भी डायलॉग सुना होगा कि सारे क्षेत्रीय दल समाप्त कर दिए जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये भी आपने सुन लिया होगा, ये सारी बातें। ये उस तरह के लोग हैं। बातें भी सीपी राय जी उस पटना में जाकर कही गई है जिस पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जो लोग यही इरादा लेके आए हैं कि हम अब कभी नहीं हटेंगे, हमारा एक छत्र, एक पार्टी, एक व्यक्ति का राज होगा, एक संगठन का राज होगा, जिनका 100 साल से विचारों का यही इरादा था, और 100 साल लग गए उनको इसी का इंतजार करते करते। दोबारा सरकार मिल गई है, तो अब थोड़ी और संख्या बढ़ा करके वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उसको खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है? खत्म करने का तरीका तो कोई चुनौती भी ना हो, क्योंकि पिछली बार 66 करोड़ के करीब वोट पड़ा था, उसमें से मात्र 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था, एक तिहाई। 12 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस को भी मिला था। अब बाकी 3 करोड़ 2.5 करोड़ वाले वोट वाले तो कई लोग हैं उसमें, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, और तो अन्य लोग हैं, वो तमाम लोग हैं। तो उनको ये पता है कि उनको सिर्फ एक तिहाई वोट मिला था, और पीछे पीछे 12 करोड़ पे कांग्रेस भी बैठी हुई है, और 2.5-3 करोड़ वाले भी सब इकट्ठे हो जाए तो वो भी एक शक्ति है। ये उनको पता है। ये उनको पता है कि वो पूरी तरह फेल है। ये उनको पता है कि वो अयोग्य और अक्षम लोग हैं। ये उनको पता है कि वो सरकार चलाना नहीं जानते। ये उनको पता है कि चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए। ये उनको पता है कि अर्थव्यवस्था उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये वो जानते हैं कि रोजगार घट गया है, रोजगार प्रतिदिन घटता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। ये उनको भी पता है कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, देश का बड़ा घोटाला था, जिसको अन्ना टाइप का एक फ्रॉड आया था, जो भागा हुआ सिपाही ड्राइवर, जब सब लोग मर गए थे तो भाग गया था छोड़ के सबको। उतना बड़ा फ्रॉड एक आया था आरएसएस का, जो कठपुतली बन करके, और तमाम वो सफेद चोंगे वाला शरीर और एक वो सलवार पहन के भागने वाला।
ये सब 1,76,000 करोड़ को घोटाला बता रहे थे, क्योंकि वो उससे ज्यादा में बिकना चाहिए था। आज 3 लाख करोड़ उससे कम में जी कल इस पे हम लोगों ने चर्चा की है, इसी मुद्दे पे कल चर्चा की। क्रम टूट जाता है। ये वो लोग जानते हैं कि ये सारे घोटाले वो कर रहे हैं। ये वो जानते हैं कि 2014 के पहले अडानी का नाम हम उत्तर भारत के लोग हम नहीं जानते थे, उनका नाम निशान हम लोग नहीं पता था, और आज वो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के न जाने कौन से नंबर के सेठ बन गए हैं, व्यक्ति विशेष की कृपा से या पार्टी विशेष की कृपा से। तो वो अपने सारे कर्म और घोटाले जानते हैं। वो 2024 की हार अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि उसके बाद क्या, और उन्होंने जो सबके साथ जो व्यवहार किया है, उन्हें पता है कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि विपक्ष के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अब वो सारे कर्म करेंगे, पार्टी तोड़ना हो, खरीदना हो, जेल भेजना हो, उसको आरोपित करना हो कि देखो भाई चोर है, कुछ नहीं चोर ही कह करके उसके बाद चुनाव में कहेंगे तो चोर, हमने जेल भेज दिया इनको, अब आप इनको वोट दोगे क्या। तो इनके पास चूंकि अफवाह का एक बड़ा तंत्र है, वो तंत्र उसको मजबूती से चलाएगा। और ये दूसरी बात, ये आत्मविश्वास भी जरा मेरे लिए आश्चर्यजनक है। जैसे उत्तर प्रदेश के 2014 के चुनाव के पहले रिजल्ट निकलने के पहले 325 सीटों की लिस्ट व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गई थी, और 325 सीट ही आई, वही सीटें आई जो जीत की सर्कुलेट हो गई थी व्हाट्सएप पर तमाम लोगों के पास। इस बार ये दावा कि हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक खतरनाक दावा है। ये वो मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था तो 270 से ज्यादा सीट पर पड़े हुए वोट और गिने हुए वोट में अंतर था। जो ही इसको कुछ लोगों ने इंगित किया, तुरंत चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से उसको हटा दिया। अब वो रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उन मूर्ख और बड़े नेताओं को, तथाकथित नेताओं को भी जिम्मेदार मानता हूं जो उसके पीछे नहीं पड़े। देखिए अभिषेक जी, सवाल यह है कि दौर अलग है, चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, उस पर तमाम उंगलियां उठती हैं। चुनाव पर विश्वास नहीं रहा, चुनाव की प्रक्रिया पर उंगलियां उठती हैं। एक जगह थी जुडिशरी। पहले लोगों क्या होता था, पहले लोग जब कोई तकलीफ में आते थे, बोले मैं किसी पत्रकार से मिलकर अखबार में छपवा दूंगा। उसने अपनी विश्वसनीयता खो दिया। मीडिया के लोगों से मुलाकात हो जाए, ठीक भाई न्याय मिल जाएगा, और हो भी जाता था। पुराना जमाना ऐसा था कि कोई समाचार छपने का मतलब एक सनसनी होता था। उसके भी पहले मोरारजी देसाई ने धमकी दिया था कि मैं अनशन पर बैठूंगा, और पूरी दिल्ली की सरकार बेचैन हो गई थी और सब लोग लग गए कि अनशन न करें। यहाँ तक कि जब अन्ना ये जो फ्रॉड आया था दिल्ली में, तो आपको ध्यान होगा कि वो भी अनशन पर बैठ गया था। अभी कांग्रेस सलवार सूट में भागने वाला भी था। कांग्रेस सरकार इतनी संवेदनशील थी कि उसने अपने 3-4 वरिष्ठ मंत्रियों को लगा दिया था कि वे अन्ना से बात करो, क्या मसला है, हम सुनने को तैयार हैं। वो भी संवेदनशील थी। तो चुनाव आयोग पर सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है, जुडिशरी पर सवाल उठने लगा और सर्वोच्च स्तर पर उठने लगा। ईडी और इनकम टैक्स तो पहले से ही कठपुतली थे, इनको तोता पहले ही कहा जा चुका है। तो जब सारी ही संस्थाओं पर सवाल उठ जाएगा, पुलिस पहले से कठपुतली थी, आईएएस पहले से कठपुतली थे, लेकिन उसी के बीच में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी वजह से वो विश्वसनीयता एक कायम हो जाया करती थी। टीएन शेषन आए, उन्होंने चुनाव आयोग को एक नई शक्ल दे दिया, और आप ही लोगों की सरकार ने लाया था टीएन शेषन को। तो बहुत मतलब चंद्रशेखर जी के टाइम में, और मुझे मालूम है कैसे आए थे। खैर, लेकिन कोई विश्वसनीयता कायम रहती थी। बीच बीच में ब्यूरोक्रेट भी ऐसे होते थे जो अपना एक अलग, चाहे उनको हटा दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन गलत काम करने से मना कर देते थे। वही स्थिति राजनीतिक लोगों में भी होती थी। राजनीतिक लोगों में भी कुछ आवाजें उठ जाती थी, भाई ये गलत है, ये सही है, किसी न किसी रूप में उठती थी, या पार्टी फोरम के अंदर उठ जाया करती थी, भाई ये ठीक नहीं है। वो आवाजें भी बंद हो गई। तो ये देश के सामने, देश के लोकतंत्र के सामने एक बुरी परिस्थिति है। उस देश के सामने जिसने सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देख तब ये लोकतंत्र, ये स्वतंत्रता और ये आजादी हासिल की है। ये हमारे आपका सवाल नहीं है, ये सोनिया गांधी जेल चली जाए उनका सवाल नहीं है, और लोग जेल चले जाए उनका सवाल नहीं है। ये सवाल उन लाखों लोगों का, ये भगत सिंह की कुर्बानी का सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी का सवाल है, बिस्मिल्लाह की कुर्बानी का सवाल है, बिस्मिल की, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी का सवाल है, उन लाखों लोगों की कुर्बानी का सवाल है जिनको पेड़ों से टांग करके फांसी लटका दिया गया, उनको गोली मार दी गई, जो जलियांवाला बाग में शहीद हो गए। तो महात्मा गांधी की कुर्बानी का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर पटेल, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का सवाल है जिन्होंने जिंदगी जेलों में काटी है।
सीपी राय जी, सारे लोगों की व्यवस्था और कुर्बानी सिस्टम, सीपी राय जी, सारे जब सिस्टम इस देश में भगत सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं, भगत सिंह से बड़ा भगत सिंह को सियारी को दिखाने की कोशिश करें, उस सिस्टम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं अपने कहने का मेरा एक तरीका है, ये जो सरकार है, चूंकि इसका न आजादी से कोई संबंध था, न आजादी की लड़ाई से संबंध था, न इसका स्वतंत्रता से संबंध था, न इसका लोकतंत्र संविधान से कोई संबंध था, इनमें विश्वास ही नहीं था उसका, तो वो उसको भी कुचल रही है। और आजादी के लड़ाई के नायकों ने जो इतने 100 साल, इतने लंबे समय तक जो लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, शहीद हुए, उन सब की कुर्बानियों के ऊपर, उनके कफन के ऊपर पैर रख करके सरकार चल रही है। मेरा आरोप यह है कि ये उन कुर्बानियों के ऊपर पैर रख करके उनको गड्ढे में दफना रही है, उनको गड्ढे में खोद कर डाल रही है, ये उनके सपनों को दफना रही है। और उनके सपनों को दफनाया जाता देख करके अगर वो 125 150 सांसद जो आरएसएस और भाजपा के नहीं है लेकिन बीजेपी के हैं और कठपुतली बने हुए बैठे हुए हैं, अगर उनकी आत्मा नहीं जाग रही है तो वो इंसान कहलाने के लायक उनको मैं नहीं समझता। वो तमाम नेता जो डर के मारे घरों में बैठे हुए, अगर उनकी आत्मा नहीं जाग रही है तो मैं उनको इंसान कहलाने लायक नहीं समझता। उन सबको मैं देश के तमाम शहीदों का गद्दार मानता हूँ, उन सबको मैं इस देश का गद्दार मानता हूँ, लोकतंत्र का गद्दार मानता हूँ, संविधान का गद्दार मानता हूँ और आजादी का गद्दार मानता हूँ। ये सारे के सारे गद्दारों की कौम है, वो चाहे पक्ष में बैठी है या चुपचाप जो विपक्ष में बैठी है। और वो तमाम अधिकारी, पहले तो मुझे शुरू से ऐतराज है कि 1947 15 अगस्त की रात के बाद सुबह वो सारे के सारे अधिकारी अडॉप्ट क्यों किए गए। नेहरू से मेरी एकमात्र शिकायत है, उनको सबको उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया। जिन्होंने गोली और लाठी चलाई थी महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक पर और चंद्रशेखर आजाद पर, उनको क्यों स्वीकार किया गया। और उस परंपरा को लेकर के आज जिस तरह से वो लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सारे के सारे लोग ये, इस पर क्रोध होना चाहिए देश की जनता में, और इसी स्वर में देश में बात उठनी चाहिए। भगत सिंह ने कुर्बानी इनके लिए दी थी, गद्दारी करने वालों के लिए, मुखबरी करने वालों के लिए, देश को बेचने वालों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए दी थी उन्होंने कुर्बानी। चंद्रशेखर आजाद ने गोली इनके दिखाई थी अपने लिए। ये सवाल है और ये बड़ा सवाल है, ये बुनियादी सवाल है। सोनिया गांधी जेल जाएगी मुझे मालूम है, वो नहीं जाएंगी, हो सकता है 75 साल की बीमार है, हो सकता है ये सोचा जाए कि उनके प्रति सिंपैथी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की जो यात्रा शुरू होने वाली है, मेरा मानना है कि उस यात्रा को शुरू होने के पहले राहुल गांधी शायद जेल भेज दिए जाएंगे। उनके 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 नाना और परदादा के 11-11 साल 9-9 साल जेल में रहे तमाम लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन शहीदों के कर्मों को ये सरकार कुचल कर दफना रही है, उसके खिलाफ चाहिए। इनका क्या योगदान है इस देश की आजादी में और इस लोकतंत्र में।